सभी स्टूडेंट्स का आज के इस स्पेशल लर्निंग सेशन में स्वागत है। नमस्कार। आज हम क्लास 10th फिजिक्स के एक बहुत ही इंटरेस्टिंग चैप्टर मैग्नेटिक इफेक्ट्स ऑफ इलेक्ट्रिक करंट को समझने वाले हैं। कि आपकी बोर्ड एग्जाम की तैयारी एकदम पक्की हो जाए मैं एक एक करके कॉन्सेप्ट्स एक्सप्लेन करूंगी। और जहां भी जरूरत होगी मैं उन कॉन्सेप्ट्स के पीछे का क्यों और कैसे समझाऊंगा ताकि आपको कुछ भी रटना ना पड़े और हर बात लॉजिक के साथ क्लियर हो। तो चलिए बिना देर किए शुरू करते हैं। बिल्कुल, इन नोट्स की पहली हेडिंग से। अगर आपको हमारी ये वीडियो पसंद आ रही है तो प्लीज हमारे एडुफेस्ट यूट्यूब चैनल को अभी ही सब्सक्राइब करके रख लीजिए ताकि फ्यूचर में ऐसे और भी बोर्ड पैटर्न से रिलेटेड इंपॉर्टेंट लेक्चर्स आपसे मिस ना हो। तो सबसे पहली और सबसे जरूरी बात जो नोट्स में दी गई है वो है चैप्टर का नाम ही। हाँ, मैग्नेटिक इफेक्ट्स ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। इसमें लिखा है When an electric current passes through a wire conductor, it behaves like a magnet. This is the magnetic effect of electric current. इसका मतलब तो बहुत सीधा सा हुआ है ना? बिल्कुल सीधा कि जब भी किसी तार जो कि एक कंडक्टर है उसमें से बिजली यानी कि करंट गुजरता है तो वो तार वो अचानक एक चुंबक की तरह एक मैग्नेट की तरह काम करने लगता है। अच्छा। हाँ, और नोट्स में जो डायग्राम है उसे अगर ध्यान से देखें तो एक सीधा तार दिखाया गया है। हाँ, जिसमें से आई करंट फ्लो हो रहा है। एग्जैक्टली, और उस तार के चारों तरफ जो वो नीले और पीले रंग के गोल घेरे मतलब कॉन्सेंट्रिक सर्कल्स दिखाए हैं वो असल में मैग्नेटिक फील्ड बी को दिखा रहे हैं। ओके। और सच कहूं तो यही इस पूरे चैप्टर का मूल सिद्धांत है कि मूविंग चार्ज या कह लीजिए करंट अपने चारों ओर एक मैग्नेटिक फील्ड पैदा करता है। चलिए ये तो बढ़िया शुरुआत हुई। अब अगले पेज पर आते हैं जहां मैग्नेट को डिफाइन किया गया है। पहली परिभाषा तो बहुत ही सिंपल है। A substance that attracts iron or iron-like substances. मतलब एक ऐसा पदार्थ जो लोहे या लोहे जैसी चीजों को अपनी तरफ खींचता है। हाँ, और अगले पेज पर इसी बात को थोड़ा और विस्तार से बताया गया है। पहला पॉइंट कहता है The substances which have the property of attracting iron are magnets. और दूसरा पॉइंट कहता है It is an object which attracts pieces of iron, steel, etc. towards itself. तो यहाँ सिर्फ लोहा नहीं स्टील भी है। हाँ, ये ध्यान देने वाली बात है कि सिर्फ लोहा ही नहीं बल्कि स्टील, कोबाल्ट, निकल जैसी अन्य चीजों को भी मैग्नेट आकर्षित करता है। ये इसकी एक आप कह सकते हैं फंडामेंटल प्रॉपर्टी है। अच्छा, और नोट्स में आगे मैग्नेट के अलग-अलग शेप्स के बारे में भी बताया है। जैसे कि बार मैग्नेट जो एक सीधी छड़ जैसा होता है, फिर मैग्नेटिक नीडल जो कंपास में होती है, और एक हॉर्स शू मैग्नेट जो यू शेप का होता है। डायग्राम में ये तीनों दिखाए भी गए हैं। बिल्कुल। अब हम एक बहुत ही इंपॉर्टेंट सेक्शन पर आ गए हैं। Some facts about magnets. हाँ, और एग्जाम के लिए ये बेसिक कॉन्सेप्ट्स बहुत जरूरी हैं। तो पहला फैक्ट है magnet always exists as dipole. It has two poles irrespective of the shape. इसका मतलब है कि मैग्नेट में हमेशा दो पोल्स होते हैं, एक नॉर्थ पोल और एक साउथ पोल, चाहे उसका शेप कैसा भी हो। और इसी पॉइंट को और अच्छे से समझाया गया है कि अगर हम एक मैग्नेट को छोटे-छोटे टुकड़ों में यहाँ तक कि एटॉमिक लेवल पर भी काट दें तो भी हर टुकड़े में अपने आप एक नॉर्थ और एक साउथ पोल बन जाएगा। अच्छा। इसका मतलब ये हुआ कि एक अकेला नॉर्थ या अकेला साउथ पोल जिसे हम मोनोपोल कहते हैं वो कभी नहीं मिल सकता। ये तो बहुत इंटरेस्टिंग है ना? दूसरा फैक्ट है like poles always repel and opposite poles attract each other. ये तो हम सब जानते हैं। मतलब एक जैसे पोल्स नॉर्थ नॉर्थ या साउथ साउथ एक दूसरे को दूर धकेलते हैं और अलग-अलग पोल्स यानी नॉर्थ साउथ एक दूसरे को अपनी तरफ खींचते हैं। बिल्कुल। तीसरा फैक्ट तो दूसरे से ही जुड़ा हुआ लगता है। कौन सा? Two poles of a magnet can never be separated. हाँ, बिल्कुल, क्योंकि मोनोपोल होते ही नहीं है तो आप उन्हें अलग कैसे करेंगे? सही बात है। और चौथा फैक्ट है when a magnet is freely suspended, it always aligns towards north-south direction. अच्छा, इसका क्या मतलब हुआ? मतलब अगर एक बार मैग्नेट को धागे से बांधकर हवा में लटका दिया जाए तो वो घूमकर हमेशा नॉर्थ साउथ दिशा में ही आकर रुकेगा। और हमारा कंपास वो इसी सिद्धांत पर काम करता है। एग्जैक्टली। अगर आपको हमारी ये वीडियो पसंद आ रही है तो प्लीज हमारे एड्यूफेस्ट यूट्यूब चैनल को अभी ही सब्सक्राइब करके रख लीजिए ताकि फ्यूचर में ऐसे और भी बोर्ड पैटर्न से रिलेटेड इंपॉर्टेंट लेक्चर्स आपसे मिस ना हो। अब अगले पेज पर इन्हीं प्रॉपर्टीज को फिर से लिस्ट किया गया है, शायद ताकि अच्छे से याद हो जाए। हाँ, एक क्विक रिकैप जैसा है। पहला, हर मैग्नेट के दो पोल्स होते हैं, नॉर्थ और साउथ। दूसरा, लाइक पोल्स रिपेल करते हैं। तीसरा, अनलाइक पोल्स अट्रैक्ट करते हैं। और चौथा,
कि एक फ्रीली सस्पेंडेड बार मैग्नेट हमेशा नॉर्थ साउथ डायरेक्शन में रुकता है, जिसका नॉर्थ पोल ज्योग्राफिकल नॉर्थ की तरफ होता है। परफेक्ट। ये 4 प्रॉपर्टीज एकदम टिप्स पर होनी चाहिए। चलिए अब आते हैं अगले टॉपिक पर, मैग्नेटिक फील्ड। बहुत जरूरी कॉन्सेप्ट है। नोट्स के हिसाब से magnet always develops a certain area around it where its effect can be felt. That is magnetic field. मतलब किसी भी मैग्नेट के चारों ओर का वो क्षेत्र या कह लीजिए वो इलाका जहां तक उसका प्रभाव या उसका बल महसूस किया जा सकता है, उसे ही मैग्नेटिक फील्ड कहते हैं। चल। और इसी में एक बहुत जरूरी लाइन लिखी है जिसे हाईलाइट भी किया गया है। हाँ, since field lines are closer at the poles, the magnetic field strength is higher at poles. इसका मतलब ये है कि पोल्स के पास मतलब किनारों पर मैग्नेटिक फील्ड सबसे ज्यादा शक्तिशाली, सबसे ज्यादा स्ट्रांग होती है। ठीक है, तो फिर ये मैग्नेटिक फील्ड लाइंस क्या है? नोट्स में लिखा है imaginary lines drawn to study magnetic field are known as magnetic field lines. मतलब ये असल में होती नहीं है। नहीं, ये सिर्फ काल्पनिक रेखाएं हैं, imaginary lines हैं, जिन्हें हम मैग्नेटिक फील्ड को समझने और दिखाने के लिए बनाते हैं। बिल्कुल सही। अब अगले पेज पर मैग्नेटिक फील्ड के बारे में कुछ और डिटेल्स हैं। अच्छा, पहला, इसकी एसआई यूनिट टेस्ला है, जिसे टी से दिखाते हैं। ये एग्जाम इंपॉर्टेंट है, इसे हम मार्क कर लीजिए। टेस्ला, ठीक है। दूसरा, मैग्नेटिक फील्ड हैज बोथ मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन, मतलब ये एक वेक्टर क्वांटिटी है, इसमें वैल्यू भी है और डायरेक्शन भी। और तीसरा पॉइंट है कि इसे मैग्नेटिक कंपास की मदद से डिस्क्राइब किया जा सकता है। हाँ, क्योंकि असल में कंपास की सुई खुद एक छोटा सा फ्रीली सस्पेंडेड मैग्नेट ही तो होती है। अगर आपको हमारी ये वीडियो पसंद आ रही है तो प्लीज हमारे एड्यूफेस्ट यूट्यूब चैनल को अभी ही सब्सक्राइब करके रख लीजिए, ताकि फ्यूचर में ऐसे और भी बोर्ड पैटर्न से रिलेटेड इंपॉर्टेंट लेक्चर्स आपसे मिस ना हो। अब जो टॉपिक आ रहा है ये तो बोर्ड एग्जाम्स का फेवरेट टॉपिक है। हाँ, इस पर सवाल आता ही आता है। कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ फील्ड लाइंस। इसे बहुत ध्यान से समझना है। बिल्कुल। तो पहली विशेषता, फील्ड लाइंस अराइज फ्रॉम नॉर्थ पोल एंड एंड इनटू साउथ पोल ऑफ द मैग्नेट। मतलब ये रेखाएं मैग्नेट के बाहर हमेशा नॉर्थ पोल से शुरू होती हैं और साउथ पोल पर खत्म होती हैं। ठीक है। और दूसरी विशेषता है, फील्ड लाइंस आर क्लोज्ड कर्व्स। ये बहुत बहुत जरूरी पॉइंट है। इसका मतलब है कि ये बंद घेरे मतलब क्लोज्ड लूप्स बनाती हैं। इसका क्या मतलब हुआ? इसका मतलब यह है कि मैग्नेट के बाहर तो ये नॉर्थ से साउथ जाती हैं, जैसा हमने अभी देखा। हाँ। लेकिन लूप को पूरा करने के लिए मैग्नेट के अंदर इनकी डायरेक्शन साउथ से नॉर्थ होती है। ओके, अंदर उल्टी डायरेक्शन है। हाँ, और ये एक कॉमन मिस्टेक पॉइंट है। हाँ, स्टूडेंट्स अक्सर अंदर की डायरेक्शन भूल जाते हैं। ठीक है, ये ध्यान रखना होगा। तीसरी विशेषता, फील्ड लाइंस आर क्लोजर इन स्ट्रॉन्गर मैग्नेटिक फील्ड। ये तो हमने पहले भी डिस्कस किया था। हाँ, जहां फील्ड लाइंस पास पास होती हैं वहां फील्ड मजबूत होती है, जैसे पोल्स के पास। और जहां दूर दूर होती है, हाँ, फील्ड कमजोर होती है। बिल्कुल। और अब चौथी और शायद सबसे जरूरी प्रॉपर्टी, फील्ड लाइंस नेवर इंटरसेक्ट ईच अदर। दो फील्ड लाइंस कभी भी एक दूसरे को काट नहीं सकती। क्यों? इसका कारण भी बहुत लॉजिकल है। नोट्स में लिखा भी है, इफ टू लाइन्स टू इंटरसेक्ट देयर मस्ट बी टू नॉर्थ डायरेक्शंस एट अ पॉइंट व्हिच इज नॉट पॉसिबल। इसको थोड़ा और आसान भाषा में समझाएंगे? बिल्कुल। सोचिए, अगर वो एक दूसरे को काटेंगी तो उस कटान बिंदु पर मतलब पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन पर अगर हम एक कंपास रखें तो उसकी सुई को दो दिशाओं में पॉइंट करना पड़ेगा, जो कि असंभव है। एग्जैक्टली जो कि फिजिकली इम्पॉसिबल है। एक समय पर एक जगह पर मैग्नेटिक फील्ड की एक ही डायरेक्शन हो सकती है, दो नहीं। ये तो बहुत ही बढ़िया एक्सप्लेनेशन है। आखिरी पेज पर इन्हीं प्रॉपर्टीज को डायग्राम के साथ फिर से दोहराया गया है। हाँ, पहला ये नॉर्थ पोल से निकलकर साउथ पोल में एंटर करती हैं। दूसरा, ये हमेशा क्लोज्ड कर्व्स होती हैं। तीसरा, ये पोल्स के पास ज्यादा भीड़ में मतलब क्राउडेड होती हैं, जो मैग्नेट की स्ट्रेंथ को दिखाता है। और चौथा, दो फील्ड लाइंस कभी इंटरसेक्ट नहीं करती, क्योंकि एक ही पॉइंट पर दो डायरेक्शन संभव नहीं है। तो आज के इस सेशन में हमने मैग्नेट के बिल्कुल बेसिक कॉन्सेप्ट से शुरुआत की। हाँ, एक अच्छी नींव रखी है हमने समझा कि मैग्नेट क्या होता है, उसकी प्रॉपर्टीज क्या है, मैग्नेटिक फील्ड किसे कहते हैं, और सबसे महत्वपूर्ण मैग्नेटिक फील्ड लाइंस की कैरेक्टरिस्टिक्स क्या-क्या हैं, कि इन सभी कॉन्सेप्ट्स, खासकर फील्ड लाइंस की प्रॉपर्टीज को डायग्राम की मदद से विजुअलाइज करके याद रखा जाए। हाँ, उससे समझना आसान हो जाता है। और ये आगे आने वाले मुश्किल टॉपिक्स जैसे इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन उसका आधार बनेंगे।
आज हमने सीखा कि इलेक्ट्रिक करंट से मैग्नेटिक फील्ड बनती है। तो क्या इसका उल्टा भी संभव है? क्या हम मैग्नेटिक फील्ड का इस्तेमाल करके इलेक्ट्रिक करंट बना सकते हैं? ये एक बहुत बड़ा सवाल है और इस सवाल का जवाब ही हमारे अगले कॉन्सेप्ट्स की नींव रखेगा। तो ये समझना है कि ये जो बिजली है और ये जो चुंबक है, मतलब इलेक्ट्रिसिटी और मैग्नेटिज्म, इनका आपस में रिश्ता क्या है, ये कैसे जुड़े हुए हैं। बिल्कुल। तो टॉपिक शुरू करने से ठीक पहले एक छोटा सा रिमाइंडर। अगर आपको हमारी ये वीडियो पसंद आ रही है तो प्लीज हमारे एड्यूफेस्ट यूट्यूब चैनल को अभी सब्सक्राइब करके रख लीजिए ताकि फ्यूचर में ऐसे और भी बोर्ड पैटर्न से रिलेटेड इंपॉर्टेंट लेक्चर्स आपसे मिस ना हो। तो चलिए शुरू करते हैं हमारे पहले टॉपिक से, जो नोट्स में सबसे ऊपर है। ऑर्स्टेड्स एक्सपेरिमेंट डिस्कवरी थी। एग्जैक्टली एक एक्सीडेंटल डिस्कवरी। साइंटिस्ट हैंस क्रिश्चियन अर्स्टेड ने गलती से ऑब्जर्व किया कि जब एक मेटालिक वायर के पास रखे कंपास और उस वायर में से इलेक्ट्रिक करंट पास किया गया। हाँ, तो उस कंपास की सुई में, नीडल में एक डिफ्लेक्शन हुआ, मतलब वो अपनी जगह से हिल गई। अच्छा, तो इसी ऑब्जर्वेशन ने पहले बार ये साबित किया कि इलेक्ट्रिसिटी और मैग्नेटिज्म ये दो अलग-अलग चीजें नहीं हैं। बिल्कुल, ये कनेक्टेड फिनोमेनाज हैं। अब इसको समझने के लिए हमारे नोट्स में दो डायग्राम हैं, दो पैनल हैं। जी। तो पहले पैनल में सोचिए एक सर्किट है, बैटरी है, तार है, पर स्विच बंद है, नो करंट। ओके, मतलब कोई करंट नहीं बह रहा। जी, और उसके पास एक कंपास रखा है। सुई नॉर्थ की तरफ पॉइंट कर रही है और उसमें कोई हलचल नहीं है, नो डिफ्लेक्शन। ठीक है, ये तो नॉर्मल है। बिल्कुल। अब देखिए दूसरा पैनल, अब स्विच ऑन कर दिया गया है, करंट फ्लोज। और जैसे ही करंट बहा, कंपास की सुई अपनी जगह से घूम गई, नीडल डिफ्लेक्ट्स। और यही सबूत है कि करंट अपने चारों ओर एक मैग्नेटिक फील्ड बनाता है। अच्छा, तो ऑर्स्टेड ने तो ये बता दिया कि हाँ मैग्नेटिक फील्ड बनती है, पर उसकी दिशा क्या होगी, डायरेक्शन? बहुत अच्छा सवाल। ये जानने के लिए हम एक बहुत ही जरूरी नियम का इस्तेमाल करते हैं और ये एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है। कौन सा नियम? राइट हैंड थंब रूल। राइट हैंड थंब रूल। जी, ये नियम कहता है कि आप कल्पना कीजिए कि आपने अपने दाहिने हाथ में, मतलब राइट हैंड में, एक कंडक्टर, एक तार को पकड़ा है। ठीक है, मैंने पकड़ लिया। और इस तरह पकड़ा है कि आपका जो अंगूठा है, थंब, वो करंट की दिशा में है। ओके, अंगूठा करंट की डायरेक्शन में। तो जिस दिशा में आपकी उंगलियां उस तार के चारों ओर मुड़ेंगी, मतलब कर्ल होंगी, वही मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन होगी। एग्जैक्टली वही मैग्नेटिक फील्ड जिसे हम बी से दिखाते हैं, उसकी डायरेक्शन होगी। तो अगर करंट ऊपर की तरफ जा रहा है तो उंगलियां एंटी क्लॉकवाइज घूमेंगी। बिल्कुल सही। और अगर करंट नीचे जा रहा है तो उंगलियां क्लॉकवाइज घूमेंगी। तो करंट की दिशा बदलने पर मैग्नेटिक फील्ड की दिशा भी बदल जाती है। ये तो बहुत सिंपल और इफेक्टिव है। जी, अब इसी से जुड़ा है हमारा अगला टॉपिक, मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू करंट थ्रू अ स्ट्रेट कंडक्टर। मतलब एक सीधे तार के कारण मैग्नेटिक फील्ड कैसी दिखती है? हाँ, तो पहला पॉइंट है कि मैग्नेटिक फील्ड को हम कॉन्सेंट्रिक सर्कल से दिखा सकते हैं। कॉन्सेंट्रिक सर्कल्स, मतलब एक के अंदर एक गोले? जी, जिनका सेंटर वो तार खुद होता है। और इन वृत्तों की, इन सर्कल्स की डायरेक्शन हम राइट हैंड थंब रूल से पता लगा सकते हैं। और नोट्स में एक और जरूरी बात लिखी है कि ये सर्कल्स तार के पास ज्यादा करीब होते हैं, क्लोजर होते हैं। हाँ, इसका मतलब ये है कि तार के आप जितना करीब रहेंगे, मैग्नेटिक फील्ड उतनी ही मजबूत, उतनी ही स्ट्रॉन्गर होगी। अच्छा, तो ये जो मैग्नेटिक फील्ड की स्ट्रेंथ है वो किन चीजों पर डिपेंड करती है? दो मुख्य चीजों पर। पहला, मैग्नेटिक फील्ड इज प्रोपोर्शनल टू द स्ट्रेंथ ऑफ करंट। मतलब जितना ज्यादा करंट उतनी ही स्ट्रॉन्ग मैग्नेटिक फील्ड। बिल्कुल। और दूसरा, मैग्नेटिक फील्ड इज प्रोपोर्शनल टू 1 डिवाइडेड बाय डिस्टेंस फ्रॉम कंडक्टर। मतलब ये इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। जी, तार से जितनी दूर जाएंगे मैग्नेटिक फील्ड उतनी ही कमजोर, वीकर होती जाएगी। मोर करंट, स्ट्रॉन्गर फील्ड, फर्दर अवे, वीकर फील्ड। एग्जैक्टली यही इसका निचोड़ है। अब हमारे नोट्स में एक डायग्राम है जिसमें एक कार्डबोर्ड के बीच से तार गुजर रहा है। हाँ, दिख रहा है। तो जब करंट ऊपर की ओर बहता है तो राइट हैंड थंब रूल के हिसाब से मैग्नेटिक फील्ड लाइंस एंटी क्लॉकवाइज दिशा में गोल गोल बन जाती हैं। ये कॉन्सेप्ट्स बहुत जरूरी हैं। जी बिल्कुल, और इसीलिए एक बार फिर याद दिलाना चाहेंगे। अगर आपको हमारी ये वीडियो पसंद आ रही है तो प्लीज हमारे एड्यूफेस्ट यूट्यूब चैनल को अभी ही सब्सक्राइब करके रख लीजिए ताकि फ्यूचर में ऐसे और भी बोर्ड पैटर्न से रिलेटेड इंपॉर्टेंट लेक्चर्स आपसे मिस ना हो। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब एक सीधा सवाल, अगर हम करंट की दिशा को उलट दें, रिवर्स कर दें, तो क्या होगा?
तो मैग्नेटिक फील्ड की दिशा भी उलट जाएगी, है ना? बिल्कुल। अगर करंट अपवर्ड यानी ऊपर जा रहा है तो फील्ड लाइंस हैं एंटी क्लॉकवाइज, और अगर करंट डाउनवर्ड मतलब नीचे जा रहा है, तो फील्ड लाइंस हो जाएंगी क्लॉकवाइज। सिंपल एंड लॉजिकल। तो ये तो हुई सीधे तार की बात। हाँ। अब क्या होगा अगर हम इसी तार को मोड़कर एक गोला बना दें, एक सर्कुलर लूप? हाँ, हमारा अगला टॉपिक यही है, मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू अ सर्कुलर लूप। तो इसमें क्या होता है? चाहते हैं और लूप के केंद्र में, सेंटर में क्या होता है? ये सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है। हम्म। लूप के केंद्र में मैग्नेटिक फील्ड लाइंस लगभग समानांतर मतलब पैरेलल और सीधी हो जाती हैं। पैरेलल लाइंस, इसका मतलब क्या हुआ? पैरेलल लाइंस का मतलब है कि फील्ड बहुत स्ट्रांग और यूनिफॉर्म है। मतलब केंद्र में मैग्नेटिक फील्ड बहुत मजबूत और एक समान होती है। तो मतलब एक सीधे तार को मोड़ने से हम एक स्ट्रांग और यूनिफॉर्म फील्ड बना सकते हैं? प्रिसाइजली, यही इसका सबसे बड़ा फायदा है। ये कॉन्सेप्ट सच में बहुत इंटरेस्टिंग है। जी, और मुझे लगता है ये एक अच्छा मौका है हमारे व्यूअर्स को फिर से याद दिलाने का। अगर आपको हमारी ये वीडियो पसंद आ रही है तो प्लीज हमारे एडुफेस्ट यूट्यूब चैनल को अभी ही सब्सक्राइब करके रख लीजिए, ताकि फ्यूचर में ऐसे और भी बोर्ड पैटर्न से रिलेटेड इंपॉर्टेंट लेक्चर्स आपसे मिस ना हो। तो जैसा कि हम बात कर रहे थे कि ये सर्कुलर लूप एक बहुत स्ट्रांग फील्ड बनाता है। जी, और एक तरह से एक छोटे चुंबक की तरह बिहेव करता है ना? बिल्कुल, और अगर ये एक चुंबक है तो इसका एक नॉर्थ पोल और एक साउथ पोल भी होगा। सही है। तो हम ये कैसे पता करेंगे कि लूप का कौन सा हिस्सा नॉर्थ पोल है और कौन सा साउथ? इसका एक बहुत आसान तरीका है। नोट्स में अगला टॉपिक है पोलैरिटी। तो देखिए, लूप का वो हिस्सा जहां से मैग्नेटिक फील्ड लाइंस अंदर एंटर करती हैं, उसे हम साउथ पोल मानते हैं। और जहां से बाहर निकलती हैं वो नॉर्थ पोल होगा। करेक्ट। और इसे पहचानने के लिए एक आसान सा नियम है, क्लॉक फेस रूल। क्लॉक फेस रूल, ये क्या है? ये बहुत सिंपल है। अगर लूप में करंट क्लॉकवाइज यानी घड़ी की सुई की दिशा में बह रहा है तो वो चेहरा साउथ पोल बन जाता है। बिल्कुल। और अगर करंट एंटी क्लॉकवाइज मतलब घड़ी की सुई की उल्टी दिशा में बह रहा है तो वो चेहरा नॉर्थ पोल बन जाता है। जी। इसे याद रखने के लिए नोट्स में एस और एन का डायग्राम भी है। एस के सिरों पर तीर बनाएं तो वो क्लॉकवाइज दिशा दिखाते हैं। एस फॉर साउथ, एस फॉर क्लॉकवाइज। हाँ, और एन के सिरों पर तीर बनाएं तो वो एंटी क्लॉकवाइज दिशा दिखाते हैं। एन फॉर नॉर्थ, एन फॉर एंटी क्लॉकवाइज। हाँ ये तो बहुत अच्छी ट्रिक है। जी। तो अब हम इस सर्कुलर कॉइल में मैग्नेटिक फील्ड की कुछ विशेषताओं को, कैरेक्टरिस्टिक्स को एक बार समराइज कर लेते हैं। ठीक है, तो क्या क्या है वो कैरेक्टरिस्टिक्स? पहला, जिन पॉइंट्स पर करंट कॉइल में एंटर करता है या लीव करता है वहां मैग्नेटिक लाइंस गोलाकार होती है। ठीक है। दूसरा, कॉइल के अंदर सभी फील्ड लाइंस एक ही दिशा में होती हैं, इसी वजह से तो फील्ड स्ट्रांग होती है। राइट। तीसरा, कॉइल के केंद्र के पास मैग्नेटिक लाइंस लगभग एक दूसरे के समानांतर पैरेलल होती हैं। मतलब वहां फील्ड यूनिफॉर्म है। जी। और चौथा, कॉइल के ठीक केंद्र में मैग्नेटिक फील्ड लाइन का प्लेन कॉइल के प्लेन के समकोण मतलब राइट एंगल्स पर होता है। और पांचवा पॉइंट तो वही है। हाँ, कि मैग्नेटिक फील्ड करंट के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल और दूरी के इनवर्सली प्रोपोर्शनल होती है। तो ये थे सारे की कॉन्सेप्ट्स। एक बार जल्दी से रिकैप कर लेते हैं कि हमने क्या क्या सीखा। बिल्कुल। हमने ओस्टेड की खोज से शुरुआत की, फिर राइट हैंड थंब रूल को समझा। उसके बाद हमने एक सीधे तार और फिर एक सर्कुलर लूप के कारण बनने वाली मैग्नेटिक फील्ड को देखा। और आखिर में हमने क्लॉक फेस रूल से लूप की पोलैरिटी मतलब नॉर्थ और साउथ पोल को पहचानना सीखा। ये सभी कॉन्सेप्ट्स बोर्ड एग्जाम्स के लिए बहुत जरूरी हैं। हमारा फोकस रहेगा सर्कुलर लूप से बनने वाले मैग्नेटिक फील्ड पर, फिर हम सोलेनॉइड और उसकी प्रॉपर्टीज को जानेंगे। उसके बाद हम ये भी देखेंगे कि एक मैग्नेटिक फील्ड में करंट कैरिंग कंडक्टर पर फोर्स कैसे लगता है। इसके लिए फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड रूल को डिटेल में समझेंगे। और आखिर में हम ऑल्टरनेटिंग करंट यानी एसी और डायरेक्ट करंट यानी डीसी के बीच के फर्क को बिल्कुल क्लियर करेंगे। तो चलिए इन नोट्स के थ्रू एक एक कॉन्सेप्ट को आसानी से समझना शुरू करते हैं। बस पूरा फोकस बनाए रखें। नारी है तो प्लीज हमारे एड्यूफेस्ट यूट्यूब चैनल को अभी ही सब्सक्राइब करके रख लीजिए, ताकि फ्यूचर में ऐसे और भी बोर्ड पैटर्न से रिलेटेड इंपॉर्टेंट लेक्चर्स आपसे मिस ना हो। चलिए, तो सबसे पहला टॉपिक, मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू अ करंट थ्रू अ सर्कुलर लूप। राइट। तो जब एक सर्कुलर वायर से, एक गोल तार से करंट पास होता है तो उसके आसपास एक मैग्नेटिक फील्ड बन जाता है। चलिए देखते हैं इसकी प्रॉपर्टीज क्या हैं। हाँ, तो नोट्स का पहला पॉइंट कहता है कि इस मैग्नेटिक फील्ड को हर पॉइंट पर कॉन्सेंट्रिक सर्कल से रिप्रेजेंट किया जा सकता है, मतलब एक ही सेंटर वाले सर्कल्स। और दूसरा पॉइंट है कि जैसे जैसे हम वायर से दूर जाते हैं ये सर्कल्स बड़े होते जाते हैं। बिल्कुल। डायग्राम में भी आप इमेजिन कर सकते हैं, सेंटर के पास सर्कल्स छोटे हैं और जैसे जैसे दूर जा रहे हैं वो और बड़े हो रहे हैं। सही। अब तीसरा पॉइंट,
ये थोड़ा इंपॉर्टेंट लग रहा है। वायर का हर एक पॉइंट जिससे करंट गुजर रहा है एक मैग्नेटिक फील्ड बनाता है, और जब हम लूप के सेंटर पर आते हैं तो ये सारी फील्ड लाइंस मिलकर एक स्ट्रेट लाइन जैसी दिखती हैं। एग्जैक्टली ये पॉइंट एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है क्योंकि सारे छोटे छोटे फील्ड सेंटर में आकर एक तरह से जुड़ जाते हैं और एक स्ट्रॉन्ग स्ट्रेट फील्ड बनाते हैं। अच्छा, और चौथा पॉइंट कि लूप के अंदर मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन सेम रहती है। डायग्राम में भी दिख रहा है कि सेंटर में सारी फील्ड लाइंस ऊपर की तरफ जा रही हैं। हाँ, इसको ऐसे इमेजिन कीजिए, एक कार्डबोर्ड है, उसके बीच से एक सर्कुलर वायर लूप गुजर रहा है। वायर एक बैटरी से कनेक्टेड है। ओके। जब करंट फ्लो होता है तो उस कार्डबोर्ड पर अगर हम आयरन फिलिंग्स डालें तो वो अपने आप को कॉन्सेंट्रिक सर्कल्स में अरेंज कर लेती हैं। वही मैग्नेटिक फील्ड लाइंस हैं। परफेक्ट, इससे पूरा कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया। तो अब आगे बढ़ते हैं, वो कौन से फैक्टर्स हैं जिन पर ये मैग्नेटिक फील्ड डिपेंड करता है? अच्छा सवाल है। अब हम देखेंगे कि वो कौन से फैक्टर्स हैं जिन पर सर्कुलर लूप का मैग्नेटिक फील्ड डिपेंड करता है। पहला फैक्टर आई थिंक करंट होगा। बिल्कुल, पहला फैक्टर है करंट। मैग्नेटिक फील्ड इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द करंट। मतलब जितना ज्यादा करंट उतना ही स्ट्रॉन्ग मैग्नेटिक फील्ड। सिंपल है। और दूसरा फैक्टर है डिस्टेंस। हाँ, मैग्नेटिक फील्ड इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द डिस्टेंस फ्रॉम द कंडक्टर। यानी वायर से जितना दूर जाएंगे मैग्नेटिक फील्ड उतना ही वीक होता जाएगा। राइट। और तीसरा, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, नंबर ऑफ टर्न्स इन द कॉइल। यस, मैग्नेटिक फील्ड इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द नंबर ऑफ टर्न्स। अगर वायर के 10 टर्न्स हैं तो मैग्नेटिक फील्ड 10 गुना बढ़ जाएगा। 10 गुना? लेकिन ऐसा क्यों होता है? ऐसा इसलिए होता है क्योंकि मैग्नेटिक फील्ड का नेचर एडिटिव होता है। हर लूप का मैग्नेटिक फील्ड दूसरे लूप के मैग्नेटिक फील्ड में जुड़ जाता है। एग्जैक्टली इससे टोटल मैग्नेटिक फील्ड बहुत स्ट्रांग हो जाता है। सारी ताकत एक जगह इकट्ठी हो जाती है। समझ गई। तो इसी कॉन्सेप्ट को आगे बढ़ाते हुए हमारा अगला टॉपिक आता है सोलेनॉइड। बिल्कुल, चलिए अब हमारा अगला टॉपिक सोलेनॉइड शुरू करते हैं। सोलेनॉइड क्या होता है? नोट्स के हिसाब से a coil of many circular turns of insulated copper wire wrapped closely in a cylindrical form. हाँ, सिंपल शब्दों में जब हम एक इंसुलेटेड कॉपर वायर को एक सिलेंडर के शेप में जैसे स्प्रिंग होता है बहुत पास लपेट देते हैं तो उस स्ट्रक्चर को सोलेनॉइड कहते हैं। ठीक है। और इस पॉइंट पर एक छोटा सा रिमाइंडर, अगर आपको हमारी ये वीडियो पसंद आ रही है तो प्लीज हमारे एडुफेस्ट यूट्यूब चैनल को अभी ही सब्सक्राइब करके रख लीजिए ताकि फ्यूचर में ऐसे और भी बोर्ड पैटर्न से रिलेटेड इंपॉर्टेंट लेक्चर्स आपसे मिस ना हो। राइट। तो अब सोलेनॉइड की प्रॉपर्टीज। सोलेनॉइड की सबसे खास बात यह है कि इसका मैग्नेटिक फील्ड बिल्कुल एक बार मैग्नेट जैसा होता है। बार मैग्नेट जैसा? मतलब इसका भी एक नॉर्थ पोल और एक साउथ पोल होता है? हाँ, जब इसे करंट पास होता है ये एक मैग्नेट की तरह बिहेव करता है जिसका एक नॉर्थ पोल और एक साउथ पोल होता है। वाओ! और इसके मैग्नेटिक फील्ड का नेचर कैसा होता है? सोलेनॉइड के अंदर मैग्नेटिक फील्ड यूनिफॉर्म होता है। ये सवाल एग्जाम में अक्सर पूछा जाता है। यूनिफॉर्म फील्ड को पैरेलल फील्ड लाइन से रिप्रेजेंट किया जाता है। अच्छा, डायग्राम में भी दिख रहा है, अंदर सारी लाइंस एक दूसरे के पैरेलल हैं। मतलब हर जगह स्ट्रेंथ सेम है। करेक्ट। अब आते हैं डायरेक्शन पर। सोलेनॉइड के बाहर फील्ड लाइंस की डायरेक्शन नॉर्थ से साउथ की तरफ होती है, जैसे एक नॉर्मल मैग्नेट में होता है। हाँ बिल्कुल। लेकिन सोलेनॉइड के अंदर डायरेक्शन ऑपोजिट होती है, साउथ से नॉर्थ। ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इसको नोट कर लीजिए। साउथ से नॉर्थ, अंदर की तरफ। ठीक है। और इसका यूज क्या है? सोलेनॉइड का एक बहुत अहम यूज है। इसका इस्तेमाल सॉफ्ट आयरन जैसे मैग्नेटिक मटेरियल को मैग्नेटाइज करने के लिए किया जाता है। जब सॉफ्ट आयरन को सोलेनॉइड के अंदर रखा जाता है तो वो एक पावरफुल मैग्नेट बन जाता है, जिसे हम इलेक्ट्रोमैग्नेट कहते हैं, राइट? एग्जैक्टली। तो अब जब हमने सोलेनॉइड से मैग्नेट बनाना सीख लिया है तो चलिए दो तरह के मैग्नेट्स के बीच का डिफरेंस समझते हैं, इलेक्ट्रोमैग्नेट और परमानेंट मैग्नेट। ओके, तो इनका कंपैरिजन देखते हैं। इलेक्ट्रोमैग्नेट से शुरू करते हैं। पहला पॉइंट, ये एक टेम्पररी मैग्नेट है। जब तक करंट है तब तक मैग्नेट है, करंट बंद, मैग्नेटिज्म खत्म। इसे आसानी से डीमैग्नेटाइज किया जा सकता है। जबकि परमानेंट मैग्नेट, उसको आसानी से डीमैग्नेटाइज नहीं किया जा सकता। सही। दूसरा पॉइंट, इलेक्ट्रोमैग्नेट की स्ट्रेंथ को चेंज किया जा सकता है। करंट या नंबर ऑफ टर्न्स बढ़ाकर इसको और स्ट्रांग बना सकते हैं। और परमानेंट मैग्नेट की स्ट्रेंथ फिक्स्ड रहती है, उसे बदला नहीं जा सकता। बिल्कुल। तीसरी बात, इलेक्ट्रोमैग्नेट्स आमतौर पर बहुत स्ट्रांग होते हैं जबकि परमानेंट मैग्नेट्स उनके मुकाबले वीक होते हैं। और आखिरी पॉइंट सबसे इंटरेस्टिंग है। इलेक्ट्रोमैग्नेट के पोल्स को रिवर्स किया जा सकता है,
मतलब नॉर्थ को साउथ और साउथ को नॉर्थ बनाया जा सकता है। हाँ, सिर्फ करंट की डायरेक्शन रिवर्स करके, जबकि परमानेंट मैग्नेट के पोल्स फिक्स्ड होते हैं, उन्हें रिवर्स नहीं किया जा सकता। तो सारा खेल कंट्रोल का है। इलेक्ट्रोमैग्नेट कंट्रोलेबल है। एकदम सही। अब एक बहुत ही प्रैक्टिकल टॉपिक, फोर्स ऑन अ करंट कैरिंग कंडक्टर इन अ मैग्नेटिक फील्ड। राइट। अगर हम एक करंट कैरिंग कंडक्टर को, यानी एक ऐसी तार जिसमें करंट है, उसे मैग्नेटिक फील्ड में रखें तो क्या होगा? तो साइंटिस्ट आंद्रे मरी एम्पेयर ने बताया कि मैग्नेट उस कंडक्टर पर एक इक्वल एंड ऑपोजिट फोर्स लगाता है, तार हिलने लगती है। और इसके लिए कुछ इंपॉर्टेंट कंडीशंस भी हैं, जैसे कंडक्टर में डिस्प्लेसमेंट या फोर्स सबसे ज्यादा कब होता है? मैक्सिमम तब होता है जब करंट की डायरेक्शन मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन के राइट एंगल पर हो, यानी 90 डिग्रीज पर। 90 डिग्रीज, ये जरूरी है। और दूसरा, फोर्स की डायरेक्शन करंट की डायरेक्शन पर डिपेंड करती है। हाँ, अगर हम करंट की डायरेक्शन को रिवर्स कर दें तो फोर्स की डायरेक्शन भी रिवर्स हो जाती है। नोट्स में 2 सिनेरियोज दिए गए हैं। पहले में करंट एक डायरेक्शन में है और फोर्स ऊपर की तरफ लग रहा है। और दूसरे सिनेरियो में बैटरी के टर्मिनल्स को उल्टा कर दिया गया, जिससे करंट की डायरेक्शन रिवर्स हो गई और अब फोर्स नीचे की तरफ लग रहा है। बिल्कुल। तो अब सवाल उठता है कि हम इस फोर्स की डायरेक्शन पता कैसे लगाएं? और यहीं पर आता है फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड रूल, जिसे नोट्स में वेरी वेरी इंपॉर्टेंट मार्क किया गया है। हाँ, ये रूल एग्जाम के लिए बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है। ये हमें फोर्स की डायरेक्शन निकालने में हेल्प करता है। तो ये रूल क्या कहता है? अपने लेफ्ट हैंड की फोरफिंगर यानी पहली उंगली, सेंटर फिंगर यानी बीच की उंगली और थंब यानी अंगूठा को इस तरह स्ट्रेच कीजिए कि वो तीनों एक दूसरे के म्यूचुअली परपेंडिकुलर हों। मतलब तीनों के बीच 90 डिग्री का एंगल बने। हाँ, अब अगर फोरफिंगर मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन में पॉइंट करे और सेंटर फिंगर करंट की डायरेक्शन में, तो थंब फोर्स या मोशन की डायरेक्शन को इंडिकेट करेगा। इसको याद रखने का कोई आसान तरीका है? हाँ, एक निमोनिक है, फादर मदर चाइल्ड। फादर मदर चाइल्ड। अच्छा। F फॉर फादर यानी फोर्स, जो थंब है। M फॉर मदर यानी मैग्नेटिक फील्ड, जो फोर फिंगर है। और C फॉर चाइल्ड यानी करंट, जो सेंटर फिंगर है। ये तो बहुत बढ़िया, इससे कभी कंफ्यूजन नहीं होगा। बिल्कुल, इसे याद रखिए। उम्मीद है सबको सब समझ आ रहा होगा। एक जनरल रिमाइंडर, अगर आपको हमारी ये वीडियो पसंद आ रही है तो प्लीज़ हमारे एडुफेस्ट यूट्यूब चैनल को अभी ही सब्सक्राइब करके रख लीजिए, ताकि फ्यूचर में ऐसे और भी बोर्ड पैटर्न से रिलेटेड इंपॉर्टेंट लेक्चर्स आपसे मिस ना हो। चलिए, अब चैप्टर के आखिरी हिस्से में आते हैं। हम 2 तरह के इलेक्ट्रिक करंट के बारे में बात करेंगे, ऑल्टरनेटिंग करंट यानी AC और डायरेक्ट करंट यानी DC। AC और DC, इनके बारे में बहुत सुना है। हाँ। चलिए इनका कंपैरिजन देखते हैं। पहले ऑल्टरनेटिंग करंट। AC वो करंट है जो पीरियोडिकली अपनी डायरेक्शन रिवर्स करता है, मतलब एक फिक्स टाइम के बाद अपनी डायरेक्शन बदलता रहता है। ओके, और इसे लॉन्ग डिस्टेंसेस तक ट्रांसफर किया जा सकता है। हाँ, लेकिन AC को बैटरीज में स्टोर नहीं किया जा सकता और इसकी फ्रीक्वेंसी कभी 0 नहीं होती। ये आगे और पीछे, मतलब बैकवर्ड एंड फॉरवर्ड डायरेक्शन चेंज करते हुए चलता है। राइट। हमारे घरों में आने वाली बिजली, जैसे टीवी, फ्रिज, सब AC पर काम करते हैं। ठीक है, अब आते हैं डायरेक्ट करंट या DC पर। DC वो करंट है जो अपनी डायरेक्शन रिवर्स नहीं करता, हमेशा एक ही डायरेक्शन में चलता है। और इसीलिए इसे लॉन्ग डिस्टेंसेस तक ट्रांसफर नहीं किया जा सकता। सही, लेकिन इसका सबसे बड़ा फायदा है कि DC को बैटरीज में स्टोर किया जा सकता है और इसकी फ्रीक्वेंसी हमेशा 0 होती है। ये सिर्फ एक ही डायरेक्शन में मूव करता है, आगे यानी फॉरवर्ड, और इसके सोर्सेज हैं सेल, बैटरी एटसेट्रा। हाँ, जैसे हमारा टीवी रिमोट DC पर चलता है। तो इनके डेफिनेशंस को एक बार फिर से अच्छे से देख लेते हैं। हाँ, ऑल्टरनेटिंग करंट या AC एक फिक्स्ड इंटरवल ऑफ टाइम के बाद अपनी मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन दोनों चेंज करता है, जबकि डायरेक्ट करंट या DC कांस्टेंट मैग्नीट्यूड और सेम डायरेक्शन में रहता है। नोट्स में जो ग्राफ है उससे ये बिल्कुल क्लियर हो जाता है। AC एक वेव की तरह दिख रहा है जो पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों तरफ जा रहा है। हाँ, एक साइनोसॉइडल वेव की तरह, और DC एक सीधी लाइन है जो 0 से ऊपर कांस्टेंट रहती है। राइट। तो अब एक आखिरी सवाल, AC के DC के ऊपर क्या एडवांटेजेस हैं? हम AC क्यों यूज करते हैं इतना? इसके 3 मुख्य कारण हैं। पहला, AC को लंबी दूरियों तक बिना ज्यादा एनर्जी लॉस के ट्रांसमिट किया जा सकता है। ओके, ये हमने डिस्कस किया था। दूसरा, AC वोल्टेज को ट्रांसफार्मर की मदद से किसी भी डिजायर्ड वैल्यू में बदला जा सकता है,
यानी उसे स्टेप अप या स्टेप डाउन किया जा सकता है। अच्छा, वोल्टेज को कंट्रोल करना आसान है। हाँ, और तीसरा, जब जरूरत हो एसी को आसानी से डीसी में कन्वर्ट किया जा सकता है। तो आज हमने करंट के मैग्नेटिक इफेक्ट्स के काफी इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट्स को कवर कर लिया। हमने सर्कुलर लूप से शुरू किया, फिर सोलेनॉइड, फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड रूल और आखिर में एसी और डीसी के फंडामेंटल डिफरेंसेस को समझा। हाँ, सारे कॉन्सेप्ट्स एक दूसरे से जुड़े हुए हैं, एक सिंपल आइडिया से शुरू होकर एक पूरे कॉम्प्लेक्स सिस्टम तक। जाने से पहले एक सवाल, हमने पढ़ा कि एसी के बहुत सारे फायदे हैं, खासकर लॉन्ग डिस्टेंस ट्रांसमिशन में। पर क्या कभी सोचा है कि हमारे हाईटेक गैजेट्स जैसे मोबाइल फोन्स और लैपटॉप्स जो इतने एडवांस्ड हैं, वो डायरेक्ट करंट यानी डीसी पर ही क्यों चलते हैं, एसी पर क्यों नहीं? ये एक बहुत ही अच्छा सवाल है। इसके पीछे के रीजन के बारे में जरूर सोचना चाहिए। जब हम घर में कोई स्विच ऑन करते हैं तो पंखा चलने लगता है या बल्ब जल जाता है, ये इतना आम है कि हम इसके बारे में सोचते भी नहीं। बिल्कुल, पर उस स्विच के पीछे तारों, फ्यूज और सेफ्टी डिवाइसेस का एक पूरा अदृश्य जाल बिछा हुआ है। और आज हम उसी अदृश्य दुनिया में गोता लगाने वाले हैं ना? हाँ, और सिर्फ वही नहीं, हम ये भी समझेंगे कि बिजली कैसे एक जादुई असर पैदा करती है जिसे मैग्नेटिक फील्ड कहते हैं। तो हमारा मिशन साफ है। इन नोट्स की मदद से घर की वायरिंग से लेकर इलेक्ट्रोमैग्नेट तक के सफर को समझना। तो चलिए इस अदृश्य दुनिया की चीर-फाड़ शुरू करते हैं। अगर आपको हमारी ये वीडियो पसंद आ रही है तो प्लीज हमारे एड्यूफेस्ट यूट्यूब चैनल को अभी सब्सक्राइब करके रख लीजिए, ताकि फ्यूचर में ऐसे और भी बोर्ड पैटर्न से रिलेटेड इंपॉर्टेंट लेक्चर्स आपसे मिस ना हो। ठीक है, तो सबसे पहली बात, जो बिजली हमारे घरों के सॉकेट तक पहुंचती है, वो किस तरह की होती है? वो होती है एसी, यानी ऑल्टरनेटिंग करंट। और देखिए, इन नोट्स में दो बहुत जरूरी नंबर दिए गए हैं, 220 वोल्ट और 50 हर्ट्ज। 220 वोल्ट तो वोल्टेज हुआ, राइट? हाँ, 220 वोल्ट वो दबाव या पोटेंशियल डिफरेंस है जिससे करंट को धक्का मिलता है, और 50 हर्ट्ज इसका मतलब है कि ये करंट 1 सेकंड में 50 बार अपनी दिशा मतलब आगे पीछे बदलता है। अच्छा, और ये इंडिया का स्टैंडर्ड है? बिल्कुल। और ये बिजली हम तक तारों के जरिए पहुंचती है। मुझे याद है कि तारों पर अलग-अलग रंग के कवर होते हैं, इसका क्या मतलब है? वो एक तरह की सेफ्टी लैंग्वेज है, ताकि कोई कंफ्यूजन ना हो। मुख्य रूप से 2 तार होते हैं। एक होता है लाइव वायर, जिस पर आमतौर पर लाल रंग का कवर होता है। लाल मतलब खतरा, मतलब पॉजिटिव। एग्जैक्टली, इसे आप पॉजिटिव मान सकते हैं। दूसरा होता है न्यूट्रल वायर, जिसका कवर काला होता है और इसे नेगेटिव माना जाता है। ये कलर कोडिंग बहुत जरूरी है। तो क्या बिजली सड़क पर लगे खंभे से सीधे हमारे टीवी या फ्रिज में आ जाती है, या इसका कोई रास्ता होता है? नहीं, इसका एक पूरा सिस्टमैटिक रास्ता होता है। आप इसे अपने घर के वाटर सप्लाई सिस्टम की तरह सोच सकते हैं। अच्छा, वो कैसे? जैसे पानी मेन पाइपलाइन से आता है, फिर आपके घर के मेन वॉल में, फिर मीटर में, और फिर अलग-अलग नलों तक, है ना? हाँ। बिजली का सफर भी कुछ वैसा ही है। सबसे पहले बिजली खंबे से 3 तारों के जरिए लाइव, न्यूट्रल और एक तीसरा सेफ्टी तार, अर्थ वायर, हमारे घर के बाहर लगे एक फ्यूज बोर्ड में आती है। ये घर का मेन सिक्योरिटी गार्ड हुआ। सही पकड़ा। इसके बाद बिजली जाती है इलेक्ट्रिक मीटर में, जो ये हिसाब रखता है कि हमने कितनी बिजली इस्तेमाल की। वही मीटर जिसके आधार पर हमारा बिल आता है। बिल्कुल। मीटर के बाद बिजली जाती है डिस्ट्रीब्यूशन बॉक्स में। ये घर का जंक्शन बॉक्स है, जहां मेन स्विच और एमसीबीज लगे होते हैं। यहीं से बिजली घर के अलग-अलग कमरों और सर्किट्स में बट जाती है। अच्छा, तो पूरा रास्ता हुआ पोल से मेन फ्यूज, फिर मीटर और फिर डिस्ट्रीब्यूशन बॉक्स। एग्जैक्टली। मेरे घर में कुछ सॉकेट बड़े हैं और कुछ छोटे। क्या इसका कोई खास कारण है? ऐसा क्यों नहीं कि सारे सॉकेट एक जैसे ही हों? बहुत अच्छा सवाल है। ये असल में बिजली के 2 अलग-अलग हाईवे की तरह हैं, जो अलग-अलग ट्रैफिक के लिए बने हैं। 2 अलग हाईवे मतलब? जो बड़े सॉकेट होते हैं वो 15 एम्पियर के सर्किट से जुड़े होते हैं। ये हेवी ट्रैफिक के लिए हैं, मतलब वो उपकरण जो ज्यादा बिजली खींचते हैं, जैसे गीजर, एसी या हीटर। और छोटे वाले? छोटे वाले 5 एम्पियर सर्किट के लिए होते हैं। ये लाइट ट्रैफिक के लिए हैं, जैसे बल्ब, पंखे, टीवी, मोबाइल चार्जर। समझ गई। अब एक और सवाल जो मुझे हमेशा परेशान करता है। कुछ प्लग में 2 पिन होती हैं और कुछ में 3। वो मोटी वाली तीसरी पिन किस लिए होती है? वो तीसरी पिन शायद हमारे घर की वायरिंग का सबसे जरूरी सेफ्टी फीचर है। उसे अर्थिंग कहते हैं। अर्थिंग? हाँ, ये खासकर उन उपकरणों के लिए जरूरी है जिनकी बॉडी मेटल की होती है, जैसे फ्रिज, वॉशिंग मशीन या टोस्टर।
पर ये काम कैसे करती है? ये हमें बचाती कैसे है? देखिए, सोचिए कि आपके टोस्टर के अंदर कोई तार पुराना हो गया और उसकी इंसुलेशन टूट गई और वो नंगा तार यानी लाइव वायर गलती से टोस्टर की मेटल बॉडी से छू गया। तो पूरी बॉडी में करंट आ जाएगा? बिल्कुल। और अगर उस वक्त आपने उसे छुआ, बाप रे, मतलब मुझे शॉक लगेगा। बहुत तेज, और वो बहुत खतरनाक हो सकता है। यहीं पर वो तीसरी पिन यानी अर्थ वायर एक हीरो की तरह काम करती है। अच्छा, वो तार उपकरण की मेटल बॉडी से जुड़ा होता है और उसका दूसरा सिरा घर के बाहर जमीन में गहराई तक गया होता है। तो वो करंट के लिए एक इमरजेंसी एग्जिट की तरह है? इमरजेंसी एग्जिट कहना बिल्कुल सही है, और एक ऐसा एग्जिट है जिसका रास्ता इतना आसान, मतलब लो रेजिस्टेंस वाला है कि करंट किसी और रास्ते जैसे हमारे शरीर से जाने की सोचे भी नहीं। क्योंकि करंट हमेशा सबसे आसान रास्ता चुनता है। एग्जैक्टली। सारा लीकेज करंट सीधा जमीन में चला जाता है और हम सुरक्षित रहते हैं। वाह, ये तो बहुत ही चालाकी से डिजाइन किया गया है। तो हमारे पास 3 रंग के तार हो गए, लाल लाइव, काला न्यूट्रल और हरा अर्थ। एकदम सही। और एक बात जो याद रखनी है वो ये कि भारत में लाइव और न्यूट्रल तार के बीच का पोटेंशियल डिफरेंस 220 वोल्ट होता है। ठीक है, हम अक्सर 2 शब्द सुनते हैं, शॉर्ट सर्किट और ओवरलोडिंग। ये क्या होते हैं? चलिए पहले शॉर्ट सर्किट को समझते हैं। जैसा कि नाम से ही पता चल रहा है, शॉर्ट सर्किट मतलब करंट ने अपना रास्ता छोटा कर लिया। हाँ, ऐसा तब होता है जब गलती से लाइव तार और न्यूट्रल तार सीधे एक दूसरे से, चिपक जाते हैं। और उससे क्या होता है? उससे सर्किट का जो रेजिस्टेंस है, जो रुकावट है, वो लगभग शून्य हो जाता है। अब बिना किसी रोक टोक के करंट का एक सैलाब सा आ जाता है। और यही सैलाब तारों को इतना गर्म कर देता है कि वो पिघल सकते हैं या आग लग सकती है। बिल्कुल। अगर आपको हमारी ये वीडियो पसंद आ रही है तो प्लीज हमारे एडुफेस्ट यूट्यूब चैनल को अभी ही सब्सक्राइब करके रख लीजिए, ताकि फ्यूचर में ऐसे और भी बोर्ड पैटर्न से रिलेटेड इंपॉर्टेंट लेक्चर्स आपसे मिस ना हो। और दूसरा खतरा, ओवरलोडिंग। हाँ, ओवरलोडिंग। ये तब होता है जब आप किसी तार से उसकी औकात से ज्यादा करंट खींचने की कोशिश करते हैं। जैसे एक ही सॉकेट में एक्सटेंशन बोर्ड लगाकर हीटर, प्रेस और माइक्रोवेव सब एक साथ चला देना। बिल्कुल, ये सबसे आम कारण है। हर तार की एक करंट सहने की क्षमता होती है। जब आप उस पर एक साथ इतने सारे भारी उपकरण चला देते हैं तो वो बेचारा तार ओवरलोड हो जाता है, बहुत ज्यादा गर्म होता है और आग लगने का खतरा बन जाता है। तो इन खतरों से बचने के लिए क्या उपाय है? इसके लिए हमारे पास कुछ सेफ्टी डिवाइसेस होती हैं। पहला और सबसे पुराना है इलेक्ट्रिक फ्यूज। फ्यूज? ये एक तरह का बलिदानी सैनिक है। ये एक पतला तार होता है जो ज्यादा करंट बहते ही गर्मी से पिघल जाता है और सर्किट को तोड़ देता है, जिससे हमारे महंगे उपकरण बच जाते हैं। और दूसरा? एक मिनट, मुझे हमेशा लगता था कि फ्यूज और एमसीबी एक ही चीज है। इनमें क्या फर्क है? एमसीबी यानी मिनिएचर सर्किट ब्रेकर फ्यूज का ही एक मॉडर्न और स्मार्ट वर्जन है। फ्यूज एक बार पिघल गया तो उसे बदलना पड़ता है, लेकिन एमसीबी एक स्विच की तरह होता है। स्विच? हाँ, ज्यादा करंट बहने पर ये अपने आप ट्रिप होकर ऑफ हो जाता है। आप प्रॉब्लम ठीक कीजिए और स्विच को वापस ऑन कर दीजिए। और तीसरा सेफ्टी डिवाइस तो अर्थ वायर है ही। ठीक है, तो अब तक हमने बिजली को सुरक्षित तरीके से कैसे इस्तेमाल करें इस पर बात की, पर बिजली का एक और बहुत ही जादुई पहलू है। बिल्कुल। जब भी ये किसी तार से गुजरती है तो अपने चारों ओर एक अदृश्य शक्ति क्षेत्र यानी मैग्नेटिक फील्ड बना लेती है। और यहीं से सोलेनॉइड और इलेक्ट्रोमैग्नेट की कहानी शुरू होती है। हाँ, ये वो टेक्नोलॉजी है जो क्रेन से लेकर दरवाजे की घंटी तक हर जगह इस्तेमाल होती है। अच्छा, तो ये सोलेनॉइड क्या बला है? सुनने में बड़ा टेक्निकल लगता है। अरे कुछ नहीं, आप बस एक स्प्रिंग की कल्पना कीजिए जो तांबे के तार से बनी हो, जिसके फेरे बहुत पास पास हों। बस वही सोलेनॉइड है। ओके, एक स्प्रिंग जैसा कॉइल? हाँ, और मजेदार बात तब होती है जो हम इसमें से करंट गुजारते हैं। तब क्या होता है? जैसे ही इसमें से करंट गुजरता है, ये एक बार मैग्नेट यानी छड़ चुंबक की तरह बर्ताव करने लगता है। इसका एक सिरा नॉर्थ पोल बन जाता है और दूसरा साउथ पोल। अच्छा। और इसकी सबसे खास बात जो इन नोट्स में भी हाईलाइट की गई है वो ये है कि सोलेनॉइड के अंदर मैग्नेटिक फील्ड लाइंस लगभग सीधी और समानांतर होती हैं। इसका मतलब है कि इसके अंदर मैग्नेटिक फील्ड हर जगह एक जैसी और यूनिफॉर्म होती है। एग्जैक्टली, ये पॉइंट एग्जाम के लिए बहुत जरूरी है। क्या हम इस मैग्नेटिक फील्ड को और शक्तिशाली बना सकते हैं? हाँ बिल्कुल, 3 तरीके हैं। पहला, करंट बढ़ा दो। दूसरा, तार के फेरों की संख्या बढ़ा दो। और तीसरा, जो सबसे असरदार तरीका है, वो है इसके अंदर एक सॉफ्ट आयरन यानी नरम लोहे का टुकड़ा डाल दो। नरम लोहा डालने से क्या होता है? नरम लोहा एक मैग्नेटिक सुपर चार्जर की तरह काम करता है।
ये सोलेनॉइड की मैग्नेटिक फील्ड को अपने अंदर खींचकर कई गुना ज्यादा शक्तिशाली बना देता है। और जब हम ऐसा करते हैं तो उस डिवाइस को हम कहते हैं इलेक्ट्रोमैग्नेट। यानी एक ऐसा चुंबक जो बिजली से चलता है। एकदम सही। ये एक अस्थायी चुंबक है। जब तक करंट ऑन है ये एक शक्तिशाली चुंबक है। जैसे ही करंट ऑफ किया इसका चुंबकत्व खत्म। एक छोटा सा रिमाइंडर, अगर आपको ये लेक्चर फायदेमंद लग रहा है तो हमारे एडुफेस्ट यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। अब एक बहुत ही दिलचस्प सवाल, इलेक्ट्रोमैग्नेट बनाने के लिए नरम लोहे का ही इस्तेमाल क्यों होता है, स्टील का क्यों नहीं? हाँ, ये अच्छा सवाल है। स्टील तो लोहे से ज्यादा मजबूत होता है। यहीं पर ट्रिक है। सोचिए, अगर एक बड़ी क्रेन में जो गाड़ियां उठाने का काम करती है उसमें स्टील का इलेक्ट्रोमैग्नेट लगा हो, वो कार को उठा तो लेगा, पर नीचे रखने के लिए करंट बंद करने पर भी उसे छोड़ेगा ही नहीं। बिल्कुल, वो एक चिपकू चुंबक बन जाएगा। क्योंकि स्टील एक बार मैग्नेट बनने के बाद अपना मैग्नेटिज्म आसानी से नहीं छोड़ता, वो परमानेंट मैग्नेट बन जाता है। अच्छा, तो हमें एक ऐसे मटेरियल चाहिए जो जरूरत पड़ने पर चुंबक बने और काम होते ही वापस आम लोहा बन जाए। बिल्कुल, और यही काम नरम लोहा करता है। वो बहुत आज्ञाकारी होता है। करंट ऑन तो चुंबक ऑन, करंट ऑफ तो चुंबक ऑफ। तो इसका मतलब है कि हम बिजली का इस्तेमाल करके चुंबक बना सकते हैं और उस चुंबक से एक बल या फोर्स पैदा कर सकते हैं। हाँ, और इसी सिद्धांत को दिखाने के लिए एक बहुत मजेदार प्रयोग है जिसे किकिंग वायर एक्सपेरिमेंट कहते हैं। किकिंग वायर मतलब लात मारने वाला तार? कुछ वैसा ही समझ लीजिए। ये देखने में बड़ा मजेदार लगता है। आप एक तार को दो चुंबकों के बीच लटकाते हैं। ठीक है। जैसे ही आप उस तार में करंट भेजते हैं वो अपनी जगह से उछल जाता है, जैसे किसी ने उसे किक मारी हो। ये कैसे काम करता है? सेटअप बहुत सरल है। एक तार लटका हुआ है और उसके चारों तरफ एक मैग्नेटिक फील्ड है। जैसे ही हम स्विच ऑन करके तार में करंट भेजते हैं तो उस पर एक फोर्स लगता है जो उसे एक तरफ धकेलता है। लेकिन जैसे ही वो हटता है उसका सर्किट टूट जाता होगा। बिल्कुल। सर्किट ब्रेक, करंट बंद। और करंट बंद होते ही फोर्स भी खत्म हो जाता होगा। सही पकड़ा। फोर्स खत्म होते ही तार वापस अपनी जगह पर आ जाता है। वापस आते ही सर्किट फिर से जुड़ जाता है, करंट फिर से बहने लगता है। फोर्स फिर से लगता है और तार फिर से किक होता है और ये चलता रहता है। हाँ, ये प्रक्रिया बार बार दोहराती रहती है। वो तार लगातार एक तरफ किक होता रहता है। तो ये प्रयोग साबित करता है कि जब भी किसी करंट ले जाने वाले तार को मैग्नेटिक फील्ड में रखा जाता है तो उस पर एक मैकेनिकल फोर्स लगता है। बिल्कुल, और यही वो सिद्धांत है जिस पर हमारी दुनिया की लगभग हर इलेक्ट्रिक मोटर काम करती है, आपके पंखे से लेकर इलेक्ट्रिक गाड़ियों तक। वाह! करंट और मैग्नेटिज्म का यही डांस हमारी दुनिया को चला रहा है। तो आज हमने घर की दीवारों के पीछे छिपी बिजली की पूरी कहानी को समझा। 220 वोल्ट सप्लाई से लेकर 15 एम्पियर और 5 एम्पियर के अलग-अलग हाईवे तक। और हमने अर्थिंग, शॉर्ट सर्किट और ओवरलोडिंग जैसे सेफ्टी फीचर्स के महत्व को भी जाना। और फिर हमने देखा कि बिजली सिर्फ रोशनी या गर्मी ही नहीं देती, बल्कि अपने चारों तरफ एक अदृश्य मैग्नेटिक फील्ड भी बनाती है। हाँ, हमने सोलेनॉइड और इलेक्ट्रोमैग्नेट को समझा और देखा कि कैसे एक तार करंट मिलते ही नाचने लगता है। वाकई हमारे चारों ओर की फिजिक्स बहुत दिलचस्प है। अगली बार जब मैं घर में कोई स्विच ऑन करूंगी तो उसके पीछे काम कर रहे इस पूरे सर्किट और सेफ्टी सिस्टम के बारे में जरूर सोचूंगी। और एक अंतिम विचार, हमने देखा कि करंट ले जाने वाला तार मैग्नेटिक फील्ड में एक फोर्स महसूस करता है, यानी बिजली से गति पैदा होती है। क्या इसका उल्टा भी सच हो सकता है? उल्टा मतलब? क्या हम गति और चुंबक का इस्तेमाल करके किसी तार में बिजली पैदा कर सकते हैं? इस सवाल पर सोचिएगा, क्योंकि फिजिक्स का अगला बड़ा कॉन्सेप्ट यहीं से शुरू होता है। अगर आपको हमारी ये वीडियो पसंद आ रही है तो प्लीज हमारे एड्यूफेस्ट यूट्यूब चैनल को अभी सब्सक्राइब करके रख लीजिए, ताकि फ्यूचर में ऐसे और भी बोर्ड पैटर्न से रिलेटेड इंपॉर्टेंट लेक्चर्स आपसे मिस ना हो। धन्यवाद और पढ़ते रहिए।